नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी स्टडी एकदम बेहतरीन तरीके से कर भी रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2025 देने जा रहे हैं और आपने अभी तक अच्छे से तैयारी कर ली है और या फिर नहीं की है, दोनों कंडीशंस, दोनों केसेस हो सकते हैं। कई बच्चों ने अच्छे से स्टडी कर भी ली है और कई बच्चों ने वैसे अच्छे से स्टडी नहीं कर पाई है। तो उन सभी बच्चों को डाउट रहता, कितना भी कोई भी पढ़ ले उसको ये डाउट रहता हमारा पेपर अच्छा होगा या नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा उनका पेपर सभी का अच्छा होगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अभी पढ़कर भी पेपर अपना अच्छा कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 देने जा रहे हैं तो आपको बायोलॉजी में वो सारे टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, वो सारे क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा जहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड 2025 के पेपर में आने वाले हैं। तो ऐसे ही 7 सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आज के इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे टॉपिक हैं बच्चों, आप लोग कोई भी आप जाना, घर में जाना या जहां पर भी पढ़ रहे हैं वहां से उठना और आप 3 से 4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। और इस वीडियो में जो भी हम 7 टॉपिक आपको बताने वाले हैं इनको वहां पर जाकर मैच करके देख लेना। यहां से क्वेश्चन अगर वहां पर आपको मिलते हैं तभी आप बिलीव करना, और अगर एक क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को नहीं मिलते तो आप मत बिलीव करना। मैं गारंटी लेता हूं यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और अगर वहां पर पेपर में देखने को मिल सकते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको जो चीज़ मैं बताना चाहता हूं वो एकदम बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आ गई होगी। और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बायोलॉजी में कुछ भी पढ़ा नहीं है और उन्होंने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए। मैं उन बच्चों से बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूं जिन बच्चों के नोट्स बने। मैं कहता हूं आपके नोट्स से अच्छे कोई नोट्स हो ही नहीं सकते। आप लोग अपने ही नोट्स को प्रिपेयर, मेन प्रायोरिटी जो है अपने ही नोट्स को दें, किसी के नोट्स लेने का प्रयास मत करें, क्योंकि आप जो नोट्स बनाते हैं उसमें आप अपने तरीके से लिखते हैं ताकि आप हर एक पॉइंट टू पॉइंट बात को समझ सकते हैं। और जिन बच्चों ने नोट्स को अभी बनाया नहीं है उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूं, आपको हमारे यहां पर बायोलॉजी के जो है पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। जो बायोलॉजी के आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। अब बच्चों देखो, जो पीडीएफ है उसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस दिया गया है, जो भी नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में है, ठीक है। बट अब आपको कंप्लीट सिलेबस आप नहीं पढ़ सकते। उस पीडीएफ में जो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो भी क्वेश्चन वीवीआईएमपी है, वो क्वेश्चंस आपको वाई कॉल के द्वारा बता दिए जाएंगे अगर आप ये नोट परचेज करते हो। और बच्चों मैं बता दूं, कई बच्चों ने इससे पहले भी हमने 1 से 2 वीडियो बनाए, उसमें कई बच्चों ने कमेंट किया सर नोट्स आप, उसमें जो नोट्स का कॉस्ट था वो 99 रुपीज़ था। और कई बच्चों ने कहा सर ये कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आपका इंड टाइम आ गया है। मैं चाहता हूं वो बच्चा भी नोट्स पढ़ ले जिसके पास अच्छा पेमेंट नहीं है। तो बच्चों इस नोट्स में आपको अब मिल रहा है, ये टोटल नोट्स की प्राइस थी 199, इसमें आपको 85% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये नोट्स आपको ओनली 29 रुपीज़ में मिल जाएंगे। आपको मैं बता रहा हूँ ओनली ऑन 29 रुपीज़ में आप ये नोट्स वाई कर सकते हैं। और इसमें आपको वाई कॉल के द्वारा बता दिया जाएगा कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने। आप उनसे क्वेश्चन को लिख के टिक मार के लिख सकते हैं। गारंटी ली जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम में वहाँ से पेपर बनेगा, पेपर में आपको क्वेश्चन फंसेंगे इसकी गारंटी रहेगी। बस आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना रहेगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनके लिए आखिरी मौका है, अंतिम ऑफर है कि आप 29 रुपीज़ पे करके ये नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। और जो बच्चे इस नोट्स को फ्री में चाहते हैं उनके लिए भी कोई टेंशन नहीं है। इस नोट्स में जो भी क्वेश्चंस है, जो भी टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री आपके यूट्यूब पर पढ़ाए जाएंगे। मैं जो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वो उन्हीं नोट्स के होने वाले हैं। तो अगर आपके पास पेमेंट नहीं है आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको नोट्स मिलेंगे, चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। बट ये इसलिए है कि आप एक बार में ले लेंगे और इनकी आप प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ले सकते हैं, अन्यथा मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, 29 रुपीज़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो अगर जिन बच्चों के पास उतना भी नहीं, आप हमें मैसेज कर देना, मैं फ्री दे दूंगा। बस अगर आपके पास है तो आप सोच सकते हैं लिखने में जो मेहनत लगती है उसका मैं 29 रुपीज़ ले रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसका, जो कागज लगे हैं उनका। मैं अन्यथा ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। अगर आपको ये भी महंगा लगता है कमेंट कर देना, मैं इससे भी सस्ता दे दूंगा आपको। बट आपको पढ़ाई करना है। अगर आपके पास पेमेंट नहीं है आप कमेंट कर देना, मैं आपको फ्री दे दूंगा। आपको ये नोट्स मिलेगा कहाँ पे? आपको चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एक एसबी स्टडी क्लासेस। एसबी स्टडी क्लासेस नाम से एक इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया गया, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर आप फॉलो करके हमें मैसेज कर देना सर हमें बायोलॉजी के नोट्स चाहिए। वहाँ पर आपको एक कोड लगा देना बच्चों, प्लीज़ आप एक कोड यूज करेंगे। कोड यूज क्या करेंगे? बायो
11 वायो 11 अगर आप कोड यूज कर देंगे, वहां पर कमेंट कर देंगे वायो 11 करके, आपको नोट्स का कैसे लेना सारी चीजें आपको बता दिया, नंबर भी दे दिया जाएगा जहां से आप कॉल करके सारी चीजें पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इंस्टाग्राम पे जाएंगे, क्योंकि फेक अकाउंट आप मत फॉलो करना, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर जुड़ लेना। आप पेमेंट कर देंगे, वहां पर नोट्स भी नहीं मिल पाएंगे, मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। तो आइए हम सभी से पहले जो आज हम 7 टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनको पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। देखो, एक जीन और एक एंजाइम परिकल्पना ये है क्या, और आपको जो नोट्स मिलेंगे वो इसी तरीके से पेज पर लिखे हुए ही मिलेंगे। ठीक है, चीज आप याद रख लेना। देखो, एक जीन एक एंजाइम, इसको समझे, यानी कि जो एक जीन है वो एक एंजाइम के लिए है। एक जीन एक विशेष एंजाइम की परिकल्पना को परिभाषित कर रहा है। समझो इसकी परिभाषा, फिर मैं और एकदम बेहतरीन तरीके से समझाता हूं। देखो, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना जो है बिडल और टाटम ने दी थी। ये जो परिकल्पना दी थी वो 2 साइंटिस्ट थे, बिडल और टाटम। अगर बच्चों यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन बहुविकल्पी तरीके से आता है और पूछ लिया जाता है कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी, तो याद रखेंगे बिडल और टाटम ने दी थी। ठीक है, उन्होंने सन 1941 ईस्वी में न्यूरोस्पोरा नामक एक कोष की कवक पर अपने प्रयोग को सिद्ध किया था। इन्होंने जो परिकल्पना दी थी किस पर दी थी, न्यूरोस्पोरा नामक एक कोष की कवक है। अगर ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता कि किस पर दी थी, तो न्यूरोस्पोरा नामक एक कोष की जो कवक था उस पर दी थी। इन्होंने क्या कहा, देखो आप बुक में देखेंगे तो बहुत बड़ी लिखी मिल जाएगी, और एक क्वेश्चन मैंने कई साल के पेपर का एनालिसिस किया, 1 से 2 नंबर में आता है। तो 1 से 2 नंबर में इतना लिख देंगे सफिशिएंट है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और जो चीज लिखेंगे एकदम ठोस चीजें हैं, एग्जामिनर देखकर आपको पूरे नंबर दे देगा। देखो, प्रत्येक जीन एक विशेष एंजाइम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। मेन बात यही है, यानी कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। मेन चीज यहीं से स्टार्ट होती है कि एक जीन एक विशेष प्रकार के एंजाइम का संश्लेषण करता है, उसको बनाता है या उसका संश्लेषण करता है। ठीक है, यानी कि एक जो विशेष जीन होगा एक विशेष प्रकार के एंजाइम का ही संश्लेषण करेगा। और एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना क्वेश्चन से देखने से भी हमें पता चल रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों हमारा दूसरा टॉपिक है भ्रूण कोष का कार्य लिखिए। देखो, यहाँ पर भ्रूण कोष नहीं लिखा हुआ है, एक भ्रूण कोष होता है जो कि अगुणित संरचना होती है, एक एन स्ट्रक्चर होता है, सिंगल एन स्ट्रक्चर होता है। ये बच्चों भ्रूण कोष लिखा है जिसको जो त्रिगुणित संरचना होती है, जिसका निर्माण द्विध्रुवीय केंद्रक और जो दूसरा नरयुग्मक होता है उनके मिलने से बनता है। ये सारी चीजें आपको पता है, आप जब नोट्स लेंगे वहां पर एकदम बेहतरीन तरीके से विद रिटन के तरीके से समझाया गया है। देखो, भ्रूण कोष की कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ संचित रहता है। जो भ्रूण कोष की सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होनी, उनमें क्या होता है, जो फूड होता है उसका संश्लेषण होता है, खाद्य पदार्थ जो है संचित रहता है। ठीक है, भ्रूण कोष अंकुरण के समय नवोद्भिद पौधे को पोषण प्रदान करता है। देखो क्या होता है कि आप जब खेत में कोई भी बीज डालते हैं तो उस समय उसको कौन पोषण देता है, और जो बीज पड़ा है इतने समय से आपकी बोरी में भरा हुआ और वो यहाँ पर एकदम जीवित हो जा रहा है, अंकुरित हो रहा है, इसके बीच में उसको कहाँ से साले भोजन पानी मिल रहा है, तो वो क्या काम होता है, भ्रूण कोष का ही कार्य होता है। चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, ये भ्रूण के विकास में सहायता करता है। ये जो भ्रूण होता है उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय सहायता करता है, क्योंकि वह जो खाना पानी उसी को वहां से मिलता है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है रजो स्त्राव या फिर रजो दर्शन पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन जो है रजो दर्शन या रजो निवृत्ति है, आप देखेंगे बोर्ड का पेपर उठा के, आपका मानव जनन वाला जो चैप्टर है वहां से आता है। देखो, किसी मादा के जीवन काल में प्रथम बार होने वाले ऋतुस्राव यानी कि रक्त स्त्राव को ही रजो दर्शन कहते हैं। यानी कि किसी फीमेल में प्रथम बार जीवन काल के प्रथम बार में होने वाला जो ऋतुस्राव होता है या रक्त स्त्राव होता है उसे ही हम रजो दर्शन कहते हैं। ठीक, और ये बच्चों इसकी जो एज लिमिट होती है 12 से 15 वर्ष की आयु में शुरू होता है, 12 से 15 वर्ष की आयु में शुरू होता है। अब बच्चों एक डाटा है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब बच्चों अगला हमारा आता है रजो निवृत्ति पर टिप्पणी कीजिए। ऐसा भी आपसे बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, किसी मादा के जीवन काल में आर्तव चक्र के स्थायी रूप से बंद होने को, किसी भी मादा के जीवन काल में आर्तव चक्र के स्थायी रूप से बंद होने को रजो निवृत्ति कहते हैं। यानी कि सबसे पहले प्रथम बार स्टार्ट होने को रजो दर्शन कहते हैं। अगर वो जीवन काल में आर्तव चक्र का जो मतलब स्थायी रूप से बंद हो जाता है उसे हम रजो निवृत्ति कहते हैं। अब यहाँ पर एज इसकी दी गई 45 से 50 वर्ष की आयु में रुक जाता है। देखो अभी जो एज दी गई ये डिफरेंट हो सकती है, खान पान पर डिपेंड करती है, सारी चीज़ें आपको पता है, बट आपके बोर्ड के लिए अगर आप इतनी एज लिख कर आते हैं तो सफिशिएंट आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ होता क्या है? आनुवांशिक पदार्थ की हम बार बार बात करते हैं, हर एक क्वेश्चन में आता है, हर एक टॉपिक में आता है। आनुवांशिक पदार्थ की बायोलॉजी के अंदर काफी ज्यादा रिलेशन रहते हैं, बट एक्चुअल में आनुवांशिक पदार्थ क्या है? एक्चुअल में आनुवांशिक पदार्थ है क्या? देखो
ऐसा रासायनिक पदार्थ जो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है या फिर स्थानांतरित करता है, उससे ही आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। ये डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो क्या करता है, आनुवंशिक सूचनाएं जो होती हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है या फिर स्थानांतरण करता है, उसे ही आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा होगा जिसमें लैंग्वेज में आपको कठिनाई हो रही होगी। इसमें जो भी लैंग्वेज लिखी गई हैंड रिटन लैंग्वेज है और एकदम बेहतरीन तरीके से शॉर्टेस्ट लिखा गया, ताकि हर एक क्वेश्चन का जो मेन सेंस है वो समझ में आ रहा है। यानी कि आनुवंशिक पदार्थ का जो मेन मतलब है वो है आनुवंशिक सूचनाएं जो होती हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना, ट्रांसफर करना, ठीक है। उसे ही आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। और ये आनुवंशिक पदार्थ जो है डीएनए भी हो सकता है और किसी किसी में आरएनए भी हो सकता है। समझ में आ गया, ठीक है। हम लोगों के अंदर, मानव के अंदर, होमोसेपियंस के अंदर कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है आपको पता है? डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अगला बच्चों है जंपिंग जीन क्या होते हैं। देखो, एक होता है टॉपिक आता है बोर्ड के पेपर में जंपिंग जीन को लेकर कि जंपिंग जीन क्या होते हैं। तो देखो, वे जीन जो जीनोम में अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। देखो, अगुणित गुणसूत्रों का एक समुच्चय होता है, उसे हम जीनोम कहते हैं, ठीक है। तो वे जीन जो जीनोम होता है उसमें क्या होते हैं, अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, जंपिंग जीन कहलाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन बार बार देखा गया है कि जंपिंग जीन की खोज किसने की थी। और साथ साथ ये भी पूछा जाता है, आप बीएससी वगैरह करेंगे वहां पर ये टॉपिक एकदम और भी बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा कि इसकी जो खोज की गई थी वो किस पौधे पर की गई थी। और शायद बीएससी के पेपर में आप देखेंगे, क्वेश्चन पेपर में हर साल देखने को भी यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। देखो, वे जीन जो जीनों में अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, ठीक है, जंपिंग जीन कहलाते हैं, ठीक है। इसकी खोज बारबारा मैक्लिंटॉक ने सन 1883 ईस्वी में मक्का के पौधे पर की थी। यानी कि बच्चों जो जंपिंग जीन की खोज की थी वो एक वैज्ञानिक थे, बारबारा मैक्लिंटॉक उनका नाम था। इन्होंने सन 1883 ईस्वी में खोज की थी और किस पर की थी, वो किया था मक्का का एक प्लांट था, उस मक्के के पौधे पर की थी। आई होप आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला देखो, अगला और लास्ट हमारा टॉपिक है आनुवंशिक इंजीनियरिंग, या इसको इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब आप कहेंगे सर आप हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश के वर्ड क्यों बता रहे हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन जो है हमने देखा है कई बार बोर्ड के पेपर में आनुवंशिक इंजीनियरिंग ना लिखकर जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसे लिख देता हूबहू हिंदी में क्या लिख देगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब आप क्या करोगे, तो इसीलिए बच्चों में बता रहा हूं, ठीक है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए की संरचना में परिवर्तन कर उसमें पोषक कोशिका में प्रवेश कराना। देखो, कोई भी आनुवंशिक पदार्थ है, अब वो मैंने बताया डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। इसकी संरचना में परिवर्तन करके, इसकी संरचना जो है इसमें परिवर्तन करेंगे, इसे पोषक कोशिका में प्रवेश करना, जिससे फिनोटाइप यानी कि जो लक्षण प्रारूप है उससे इच्छित परिवर्तन कर सकें। यानी कि कोई ऐसा चीज, ऐसे प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, डीएनए या आरएनए की जो संरचना होती है, जो चेन होती है, उसमें परिवर्तन करते हैं और उसे जिस भी कोशिका में उसकी आवश्यकता होती है उसमें हम उसको डाल देते हैं, उस पोषक कोशिका में, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर उसकी आवश्यकता होती है उस प्रकार के फिनोटाइप, उसमें फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप, उसके लक्षण प्रारूप में हमें निश्चित परिवर्तन किया जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहलाती है। तो आई होप बच्चों आज के इस वीडियो में जो 7 टॉपिक आपको बताए गए हैं एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है किसी भी प्रकार का, तो प्लीज़ बच्चों आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, इंस्टाग्राम पे आप फोटो का स्क्रीनशॉट लेकर हमसे भेज सकते हैं। और ऐसा कोई क्वेश्चन है बायोलॉजी के अंदर जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, जिसकी आपको परिभाषा नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ बच्चों आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसका फोटो आप इंस्टाग्राम पर हमें DM कर सकते हैं, वहाँ पर उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप डेफिनेटली हमसे जरूर पूछेंगे विदाउट किसी प्रॉब्लम के। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी बोर्ड की तैयारी एकदम बेहतरीन करते रहिए।